वेलकम। आज का जो टॉपिक है वो वेक्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। वेक्टर का सबसे लास्ट टॉपिक क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और ये क्रॉस प्रोडक्ट जो है आपका इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसके डायरेक्शनल एस्पेक्ट जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा तंग करता है पूरे फिजिक्स में, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल आप यहाँ पे पूरा अपना कंसंट्रेशन लगा के इस पूरे लेक्चर को देखिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको एक एक चीज़ सॉल्व हो जाएगा, एक एक चीज़ आपको आसान हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले देखते हैं कि सपोज करो हमारे पास यदि कोई दो वेक्टर है, ठीक है, कोई भी दो वेक्टर है ए एंड बी, ठीक है। एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है और ए क्रॉस बी हम निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसको डिफाइन कैसे किया गया है कि ए क्रॉस बी जो होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, साइन थीटा। और आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि ये जो थीटा है, ये क्या है, ये वेक्टर का एंगल है, एंगल बिटवीन वेक्टर है। और वो हमेशा कोई भी जब दो वेक्टर दिया रहता है, कोई भी जब दो वेक्टर दिया रहता है ए और बी, तो यदि उसके टेल को एक जगह पे आप रखते हो, ठीक है, तो उसके बीच में जो मिनिमम एंगल होता है वही वेक्टर एंगल होता है। इसके अलावा यहाँ पे ये एंगल भी पॉसिबल था जो कि 360 माइनस थीटा, आप ऐसे कह सकते हो ये, बट हम चूज करते हैं कि यही है एंगल बिटवीन वेक्टर, ठीक है, ना कि ये है। क्लियर? ये मिनिमम एंगल को हम चूज करते हैं हमेशा, ठीक है। तो जो मिनिमम एंगल होगा, ये मैं कई बार रिमाइंड कराते रहता हूँ, ये होगा। बट इसके साथ साथ एक वेरी इंपॉर्टेंट जो होगा वो यहाँ पे होगा एन कैप, एन कैप। अब आपको याद होगा कि जहाँ पर भी इस तरह से एन कैप रिप्रेजेंट कर दिया जाता है वो यूनिट वेक्टर होता है। तो ये डेफिनेटली एन कैप जो है एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर आपका होगा कि इसका मतलब वेक्टर प्रोडक्ट जो होगा वो एक अनदर वेक्टर होगा, है ना। तो वेक्टर प्रोडक्ट जो होगा एक दूसरा वेक्टर होगा, ऐसा डॉट प्रोडक्ट में नहीं था। यदि मैं रिमाइंड कराने के लिए आपको कुछ लिखूं यहाँ पे कि जैसे ए डॉट बी, यदि यहीं पे हम लिखते हैं तो ए डॉट बी जो होता वो सिंपल ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा हो जाता, जो कि पूरा के पूरा जो था वो स्केलर था, ठीक है। बट यहाँ पे वो वेक्टर है, तो ये हमारे डॉट प्रोडक्ट में था, ठीक है। पर यहाँ पे वेक्टर है तो हम कहेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ये है, ये उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और उसका डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड ये है, और उसका जो डायरेक्शन है वो ये है। क्योंकि आपको पता है कि यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है, तो यूनिट वेक्टर है। बट ये यूनिट वेक्टर है किधर, तो ये जो यूनिट वेक्टर है ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, बोथ वेक्टर ए एंड बी। अब ये यूनिट वेक्टर है और परपेंडिकुलर ए और बी दोनों का है। तो सपोज करो कि आपके जस्ट इमेजिनेशन को ओपन करने के लिए मैं यदि 3 डायमेंशन जो पहले भी बता चुका हूँ, यदि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को यदि मैं कंसीडर करता हूँ, और लेट्स से कि यहाँ पे इसको x कहता हूँ, इसको y कहता हूँ और इसको z कहता हूँ, ठीक है। तो ये प्लेन आपको थोड़ा सा महसूस हो रहा होगा कि ये प्लेन कौन सा है, ये एक्चुअली स्क्रीन से बाहर आने वाला पार्ट है। मतलब जो स्क्रीन आप देख रहे हो उसमें मैं ऐसे एक लगा दूँ, जैसे सपोज करो कि ये जो कॉपी है वो स्क्रीन है और यहाँ पे मैंने एक प्लेन लगा दिया। तो जो मेरे हाथ का प्लेन है ना, ये हाथ का जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, ये प्लेन वहाँ पे XY है जो आपके फिगर में आ रहा है, ठीक है। तो यदि ये इस प्लेन में है, ऐसा हमने मान लिया, तो अब मुझे बताओ यदि मैं मान लेता हूं कि ए वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है, मतलब सिंप्लीफाई करना जरूरी है, ए इधर है और बी इधर है। लेट्स से कि मैंने एक थोड़ा सिंप्लीफाई दो वेक्टर मान लिया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग में और बी एक्सिस के लॉन्ग में। तो यदि मैं कहूं कि इसके परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा, तो डेफिनेटली जेड है, जेड भी इसके परपेंडिकुलर में है और माइनस जेड भी परपेंडिकुलर में है, ठीक है। दोनों चीज़ परपेंडिकुलर में, ये इसके परपेंडिकुलर होगा। और ऐसे मतलब यदि सपोज करो कि ये मैं प्लेन की बात करता हूँ कि ये प्लेन है
और ये मेरा हाथ प्लेन है, इस पे परपेंडिकुलर, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर यदि मैं पूछूं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हमारे इस प्लेन में जो ऐसा मैंने रखा है उसी में ए और बी वेक्टर है, तो इसके परपेंडिकुलर जो हाथ में मेरा पेन है ये है, या इसके अपोजिट में रहता तो भी इसके परपेंडिकुलर होता। ठीक है, तो यहाँ पे दो में से कौन सा ले परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे कहा कि दोनों पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, जो कि पॉसिबिलिटी दो की आ गई, तो उसमें से इसको चॉइस करेंगे, इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन को चॉइस करेंगे और इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन को चॉइस नहीं करेंगे। उसका क्या मतलब है, क्यों है, कैसा है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो बस सिंपली हमारे पास ये आ गया कि यदि ए क्रॉस बी है तो उसका डेफिनेशन ये है कि ए का मैग्नीट्यूड लिखो, बी का मैग्नीट्यूड लिखो और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम लिख दो। वो उस वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है, लेट्स से उसको मैं वी कह देता हूँ। ठीक है, इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये होगा और एक यूनिट वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर लिखना पड़ेगा। यहाँ पे यूनिट वेक्टर ही इंपॉर्टेंट है, तो एक उसके लिए एक जस्ट इंपॉर्टेंट उसके लिए मैं बताता हूँ। लेट्स से कि ये प्लेन आपको दिख रहा होगा जिसमें ए वेक्टर इस साइड लिखा गया है और बी वेक्टर इस साइड लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक थीटा एंगल दिया हुआ है और मेजरमेंट का ये पार्ट देखो। यदि आपसे ये मानो कि आप अपनी छत पे, ऐसा छत है और वहाँ पे एक स्क्रू को आपको लगाना है स्क्रू ड्राइवर से। ठीक है, और मैं यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर को जो रोटेट कर रहा हूँ, स्क्रू ड्राइवर को जो रोटेट कर रहा हूँ यहाँ पे, वो ऐसे डायरेक्शन में कर रहा हूँ, इधर से ऐसे डायरेक्शन में कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे रोटेट हो रहा है, तो उसको यदि यहाँ पे देखो कि यदि मैं ए से बी की तरफ में, यदि मुझे ए क्रॉस बी निकालना है तो ए से बी की तरफ में हम उसे रोटेट करेंगे। ध्यान रखना, ए क्रॉस बी होगा तो ए से बी की तरफ में रोटेट करेंगे। तो ये ऐसा जब हम रोटेट करेंगे इस स्क्रू को, तो ये स्क्रू ये अंदर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा वो सीलिंग में। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन हो गया, यही डायरेक्शन एन कैप का हो गया। इसी डायरेक्शन में यदि एक यूनिट वेक्टर लोगे तो एन कैप हो जाएगा। तो आपको जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए यदि मैं पूछूं कि यदि मैं यहीं पे बी क्रॉस ए लिखता, कि ए क्रॉस बी का ये फिगर बता दिया जो ऊपर जा रहा है, इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये चीज़ निकालने का एक तरीका हो गया स्क्रू मेथड। ठीक है, स्क्रू मेथड एक तरह से हो गया एक तरीका एन कैप का निकालने का, या डायरेक्शन ऑफ जो रिजल्टेंट है क्रॉस प्रोडक्ट का, वो हो गया। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे सपोज करो कि इंस्टीड ऑफ ए क्रॉस बी, यदि मैं बी क्रॉस ए पूछ लेता कि बी क्रॉस ए जो होता वो कितना होता, तो आप कहते मैग्नीट्यूड तो वही होता। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड तो वही होता, लेकिन इसका जो एन कैप होता ये बदल जाता। जैसे आप सोचो इस स्क्रू को बी से ए की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हमें जब भी हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो जैसे बी क्रॉस ए है तो बी से ए की तरफ में हम रोटेट करेंगे। यहाँ पे बी से ए की तरफ यदि रोटेट करते हैं तो वो इधर डायरेक्शन में रोटेट होना शुरू हो गया, जो स्क्रू को नीचे लाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एन कैप का जो डायरेक्शन होगा ये इसके जस्ट अपोजिट में ऐसे होना शुरू हो जाएगा। ये एन कैप का डायरेक्शन किस में, यदि हमने बी क्रॉस ए पूछा तो, क्योंकि इस समय में हमें रोटेट इस डायरेक्शन में करना है, क्योंकि बी इधर है ए इधर है। इसका मतलब यदि मैं अब मेरी बातों को सुना कि डायरेक्शन ऑफ एन कैप के लिए हमें क्या करना है, स्क्रू को रोटेट करना है फ्रॉम ए टू बी। अब स्क्रू का मूवमेंट डायरेक्शन तो हो गया, अप या डाउन किसी एक में होगा, जिस डायरेक्शन में होगा हम उसी डायरेक्शन में क्या मानेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। अब जैसे ही मैंने बोला कि ए से बी की तरफ में मूवमेंट, तो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये एक थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि ए से बी की तरफ में आपको मूव करना है, ए क्रॉस बी निकालने के लिए यहाँ पे ए से बी की तरफ मूव करना है। हो सकता है आप कहोगे सर ए से बी इसके पीछे से ऐसे जाके ऐसे भी तो रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ए से बी जो आप मूव कर रहे हो वो ध्यान रहे कि हम मिनिमम एंगल के थ्रू मूव करेंगे। ठीक है, तो जो टर्न करना है यहाँ पे ध्यान रहे, यदि स्क्रू रूल से आप देख रहे हो तो जो आपको टर्न करना है वो थ्रू मिनिमम एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए, थ्रू मिनिमम एंगल होना चाहिए, थ्रू सॉरी थ्रू मिनिमम
एंगल आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये टर्निंग होना चाहिए थ्रू मिनिमम एंगल होना चाहिए ए से बी की डायरेक्शन में, यदि ए क्रॉस बी कहा तो। ये एक तरीका था हमारे पास में स्क्रू रोल जो मेथड है उससे डायरेक्शन निकालने का। अब एक दूसरा तरीका मैं बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, उसको हम कहते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल ये पहले भी आप 10th के क्लासेस में देखे होंगे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में, ठीक है। यहाँ पे फिर से मेरा काम है रिमाइंड कराना और उसको क्लियरफाई लाना, ठीक है। तो एन को निकालने का एक और तरीका हम यहाँ पे ढूंढते हैं, ठीक। क्या ढूंढते हैं? ए और बी यदि ऐसा दिया गया है, ए और बी ऐसा दिया गया है, तो हम क्या कहते हैं, जो राइट हैंड है, राइट हैंड के इस वाले पोर्शन को पहले वेक्टर ए पे रखते हैं, इस वाले पोर्शन को पहले वेक्टर ए पे रखते हैं और इसका टर्निंग करते हैं बी की तरफ में। जैसे ए वेक्टर से हमें बी की तरफ में ले जाना है, टर्निंग करेंगे थ्रू मिनिमम एंगल, ध्यान रखना थ्रू मिनिमम एंगल। तो जो थंब होगा वो थंब जो होगा वो ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को दिखा रहा होगा। जैसा कि आपको इस फिगर में ये चीज़ बहुत क्लियरली दिख रहा होगा। राइट हैंड थंब का जो ये पोर्शन है यदि आप यहाँ पे रखोगे, ठीक है, उसके बाद जो ये कर्लिंग है, इस कर्लिंग को आप ए से बी की तरफ में कर्ल करोगे तो जो आपका थंब का जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वही डायरेक्शन ए क्रॉस बी मतलब वी का हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो ए क्रॉस बी, अब यहाँ पर भी ए से बी में आप मिनिमम एंगल से टर्न कर रहे हो, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो क्या होगा, किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब इसके लिए मैं कुछ सिंपल आपके पास एग्जाम्पल लेता हूँ और एग्जाम्पल इसी से शुरू करता हूँ, सपोज करो, ठीक है। सिंपल एग्जाम्पल यहीं से शुरू करते हैं। सपोज करो कि ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 10 है और बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 20 है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि दोनों के बीच में जो एंगल है ये थीटा जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है, दिख रहा होगा। यदि मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि ए क्रॉस बी क्या होगा निकालने के लिए, पहला एग्जाम्पल, तो आप सिंपली कहोगे ए का मैग्नीट्यूड 10, बी का मैग्नीट्यूड 20, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम साइन ऑफ 90। अब एन कैप की यहाँ पे बात होगी, तो एन कैप की बात होगी तो ए पे आप रखोगे, इस हैंड को ए पे रखोगे और बी की तरफ ऐसे जाओगे तो थंब जो होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में होगा और ऊपर के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो आपको पता है कि इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम के कैप कहते हैं। तो इसलिए ये जो हो जाएगा 200 इंटू 1 और यहाँ पे के कैप रख देंगे मतलब 200 के ऐसे। तो एक पहला चीज़ आपको दिख रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा और डायरेक्शन गिवन बाय राइट हैंड रूल। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन आपको पता चल रहा है। सम टाइम उस सेंस को आप ऐसा कह सकते हो, देखो यहाँ पे ए क्रॉस बी जो है ये थंब के डायरेक्शन में है, इट्स ओके। यदि टर्निंग के मतलब टर्निंग के सेंस में हम बोले तो ये यदि इस टर्निंग को यदि आप देखोगे तो ऊपर से कैसा दिखेगा, ऊपर से आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ऊपर से यदि हम इसको आई यहाँ से इसको यदि हम देखें इसी क्रॉस प्रोडक्ट को तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में है। तो सेंस इसका रोटेशन का एंटी क्लॉकवाइज है, सेंस ऊपर से हम देखें तो एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, सेंस एंटी क्लॉकवाइज है। और लेकिन डायरेक्शन यदि पूछता है तो थंब के डायरेक्शन में होगा एन कैप। क्लियर? तो एक तो एग्जाम्पल जस्ट मैं यहाँ पे पूछता हूँ आपसे, पहले उस एग्जाम्पल को अच्छे से, हर छोटे छोटे एग्जाम्पल को आप बताओ, ठीक है। तो मैं यहीं पे क्या करता हूँ, जो 3 डायमेंशनल ये जो पोर्शन है ताकि वो चीज़ आसान हो जाए, मैं एक जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहा हूँ वेक्टर के लिए वो यहीं पे ले रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हर चीज़ का 3 वेक्टर मैं दे रहा हूँ 3 जगह पे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। इस एग्जाम्पल को फटाफट आपको आंसर देना है, मैं लिखूँ उससे पहले, ठीक। ए वेक्टर को मैंने इधर मान लिया, ठीक है, ए वेक्टर को इधर मान लिया जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 10 है और एक्चुअली मैग्नीट्यूड लिखने के लिए हमेशा मॉड लिखते हैं, ठीक है। एक बी वेक्टर को मैं वाई के डायरेक्शन में मान रहा हूँ, ठीक है, और बी वेक्टर को मान रहा हूँ कि सपोज करो कि ये 20 है, ठीक है, और सी वेक्टर को मैं इस डायरेक्शन में मान रहा हूँ, सी वेक्टर को लेट्स से कि इसका वैल्यू 30 है, ठीक है। आपस में परपेंडिकुलर है वो आपको दिख रहा है क्योंकि देखो जब ये दोनों को हम देखेंगे तो ये आपस में परपेंडिकुलर होगा, सभी के सभी वो हमें दिख रहे हैं, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस को एक साथ लिखता हूँ, हर का जवाब देना है विथ डायरेक्शन, ठीक है। यदि मैं आपसे A क्रॉस B पूछता तो क्या होता, यदि मैं आपसे B क्रॉस C पूछता तो क्या होता, और यदि मैं इसमें C क्रॉस A पूछता तो क्या होता, ठीक है। इसका आंसर बताना है, ये सभी में इसका आंसर बताना है कि क्या होता, ठीक है। और ये आपको वेक्टर का डायरेक्शन दे रखा है मैंने, ठीक। तो अब आप कहोगे कि सर इस सब का एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, इसका आंसर बहुत सिंपल है। कैसे? A क्रॉस B करेंगे तो A का मैग्नीट्यूड क्या है 10, B का मैग्नीट्यूड कितना है 20, एंगल बिटवीन देम कितना है 90, तो साइन ऑफ 90 लिख देंगे। अब बारी आती है दिस n कैप की। तो सोचो A से B की तरफ में यदि आप रखो, अभी हर क्वेश्चन में रखो क्योंकि ये आपकी आदत में आएगा, तो क्या होगा बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा टॉपिक। तो A से B की तरफ में देखो, मिनिमम एंगल से रोटेट करो तो थंब जाएगा ऊपर Z डायरेक्शन में आएगा, A से B तक आएगा तो Z डायरेक्शन में थंब आ रहा है, ठीक है। A से B तो Z डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब Z डायरेक्शन को हम K कहते हैं, तो इसका यहाँ जो हो जाएगा ये K हो जाएगा। दिस इज द आंसर 200K। यदि मैं B क्रॉस C आपसे पूछूं तो B कितना है 20, C कितना है 30, एंगल बिटवीन देम स्टिल 90, और Y से Z की तरफ आप जाना, देखो B से C जाने का मतलब Y से Z की तरफ में आपको राइट हैंड को ले जाना है, तो Y से Z की तरफ में ले जाओगे तो देखो स्क्रीन से बाहर नजर आएगा, क्योंकि Y आपके पास में क्या है स्क्रीन पे है, Z भी स्क्रीन पे है। तो जब आप ऐसे करोगे तो स्क्रीन से बाहर आपको नजर आएगा क्या चीज़, ये जो कि एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो यूनिट वेक्टर है वो I हो गया, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा 600I हो जाएगा। यदि मैं C क्रॉस A लिखूं तो C देखो, C यहाँ पे है, A यहाँ पे है, इधर से इधर आपको राइट हैंड से ऐसे जाना है, तो आप देखो C से इधर जाओगे तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, क्योंकि एक जैसे पेन रख के आप ऐसे कर सकते हो। जैसे देखो जो C है वो इस डायरेक्शन में है और A जो है आपके फेस की तरफ में है। यदि आप इमेजिन करने की कोशिश करो, यदि इसको प्रैक्टिकली, और आपको C से A की तरफ आना है, तो देखो थंब किधर दिखा रहा है, इस डायरेक्शन में दिखा रहा है अपने। जैसे मैं फेस की तरफ में X है जो कि A डायरेक्शन है, ये जो है वो C है, और C से A की तरफ मिनिमम एंगल ये हुआ, ये तो मैक्सिमम एंगल हो जाएगा। तो C से A की तरफ में राइट हैंड से ऐसे जाएंगे, ध्यान रहे ये राइट हैंड होना चाहिए, तो राइट हैंड से जैसे C से A की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में, जो कि Y का डायरेक्शन है। तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो C मतलब 30 और A मतलब 10, दोनों के बीच में अभी भी 90 डिग्री इसमें भी था तो 90 डिग्री, और ये J डायरेक्शन में हो गया तो ये हो गया 300J, ठीक है। अब एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन, यदि एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन मैं यहाँ से पूछता हूँ कि यदि यहाँ पे इंस्टीड ऑफ A क्रॉस B, यदि मैं यहाँ पे आपसे पूछता कि B क्रॉस A क्या होता, तो क्या आंसर सेम आता? B क्रॉस A पहला आंसर, क्या B क्रॉस A सेम रिजल्ट आएगा? नो। क्यों नहीं आएगा? जब आप देखो B क्रॉस A कर रहे हो तो B से A की तरफ आपको जाना है, B से A की तरफ जाना है। अब जैसे सपोज करो कि B आपके पास ये है, B देखो आपके फिगर में B ये है, और A ये मेरे चेहरे की तरफ ऐसा A है, ठीक है। और आपको B क्रॉस A जाना है, तो जैसा मैंने कहा कि B से A की तरफ, तो ये तो मैक्सिमा हो जाएगा, तो ये तो मैक्सिमा की तरफ नहीं जाना है। तो इसका मतलब आप इसको ऐसे रखोगे हैंड को, ठीक है, और B क्रॉस A कर दोगे तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो मतलब B क्रॉस A जो होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज तो 200 आ जाएगा, लेकिन ये माइनस के डायरेक्शन में होगा। तो कभी हम नहीं कह सकते कि A क्रॉस B और B क्रॉस A इज इक्वल। मतलब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं, इन जनरल A क्रॉस B is not equal to B क्रॉस A. In fact, it is equal to नेगेटिव ऑफ B क्रॉस A, क्योंकि देखो यदि नेगेटिव ऑफ B क्रॉस A यदि हम निकाले तो जो ये माइनस के था वो प्लस में आ जाएगा, जस्ट अपोजिट आ जाएगा, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो एक ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी ड्रॉ कर लिए और हमें ये मेथड भी लिखने को आ गया। क्लियर? अब होता क्या है, आप देखो जो जनरल एग्जाम्पल होता है अक्सर उसमें प्लेन में गिवन रहता है। जैसे सपोज करो कि एक वेक्टर मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ एकदम सिंपल उससे, यदि A वेक्टर इस डायरेक्शन में है
और बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है और दोनों का मैं मैग्नीट्यूड दे रहा हूँ। लेट्स से ये 10 है और ये 20 है और ये 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री दोनों के बीच में है। और यदि मैं यहाँ पे आपको कहूँ कि ए क्रॉस बी बताओ कि क्या होगा, ए क्रॉस बी बताओ कि क्या होगा, तो ये प्लेन में है, ये आपको पता चल गया। अब ए क्रॉस बी यदि मैं पूछूं तो ए का मैग्नीट्यूड 10, बी का मैग्नीट्यूड 20 और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम मतलब साइन ऑफ 30 डिग्री। अब एक एन कैप यहाँ पे बच गया। तो अब जब आंसर लिख रहे होगे तो ये 200 इंटू साइन 31/2 और एन कैप यहाँ पे अभी बचा हुआ है आंसर लिखने के लिए, तो ये हो गया 100 एन कैप। लेकिन ये कंप्लीट स्पेसिफिकेशन कंप्लीट आंसर नहीं हुआ, अभी आपको इसका डायरेक्शन बताना है। तो आप सोचो स्क्रीन पे ए वेक्टर यहाँ पे है और बी वेक्टर यहाँ पे है। अब मैं ए क्रॉस बी राइट हैंड से करूँ तो मेरे फेस के डायरेक्शन में क्या हुआ है, ये आया है एन कैप। तो मैं इसको क्या लिखूँ, तो हमें इसका मतलब अब इसको लिखने का हमारे पास बहुत सारा तरीका हो सकता है। ये जो डायरेक्शन है इसको यदि अनस्पेसिफाइड है, यदि यहाँ पे नहीं दिया, तो हमें इसको बताने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। जैसे यदि मैंने अपने मन से, इसमें पहला तरीका मैं बता रहा हूँ, पहला तरीका जो एन कैप जो बताने का है वो क्या है, यदि मैंने अपने अनुसार से इसको x, अपने अनुसार से यदि मैं इसको y, यहाँ पे y एक्सिस, और जो बाहर आता हुआ जो वेक्टर था जिसे हम यहाँ पे 3D में नहीं दिखा सकते z है, तो हम कहेंगे z डायरेक्शन में है, मतलब हम इसको k ऐसा कह सकते हैं एक अपने अनुसार से, ठीक है। दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है, यदि ये स्पेसिफाई नहीं है, यदि हमें ये नहीं पता है कि ये एक्सिस गिवन भी है, ये एक्सिस हमें पता है ही नहीं, क्योंकि ये हमने अपने मन से ये बताया था इसके बारे में। तो यदि हमें ये पता ही नहीं है, ठीक है, ये जो एक्सिस हमने लिखा ये हमें पता ही नहीं है, तो क्या करें, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि यदि ऐसा नहीं है तो चलो ठीक है, हम एक चीज़ तो दूसरा तरीके से इसी एन कैप का हम ऐसा कर सकते हैं कि ये पेज के आउटवर्ड में है, तो हम इसको लिख सकते हैं आउटवर्ड टू द पेज, ऐसा लिख सकते हैं, टू द पेज। एक तरीका हमारे पास ऐसा हो सकता है। तीसरा जो बहुत फेमस है, अक्सर क्या होगा कि हमारे पास में चूंकि 2D में हर चीज़ रहता है, जो भी ए और बी देगा वो 2D में देगा, तो डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर दो ही पॉसिबल है, एक जो पेज के आउट आए और एक जो पेज के इन जाए, एक पेज के इन जाए और एक पेज के आउट जाए, दो ही डायरेक्शन होगा। और ये एक ट्रेंड बन चुका है कि जो आउट होगा उसे हम ये एक डॉट से, एक सर्किल के अंदर डॉट से दिखाएंगे, जो इन होगा उसे सर्किल के अंदर क्रॉस से दिखाएंगे, ठीक है। तो आउट जो होगा वो डॉट और इन जो होगा क्रॉस होगा। एक तीसरा मैं बता रहा हूँ मेथड कि कैसे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी जो है वो कहाँ पे आया है, आउटवर्ड में आया है ना, जेड डायरेक्शन में ऐसे आया था। तो हम इस एन कैप को सिंपली लिख सकते हैं कि ये डॉट है। क्लियर हो गया। तो एक तीसरा तरीका हो गया, हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे ए क्रॉस बी निकालने के लिए ऐसे टर्न किया था, तो किस डायरेक्शन में टर्न किया हमने, ऐसे किस डायरेक्शन में टर्न किया, यदि आप अपनी तरफ से देख रहे हो तो ये डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो हम एन कैप को ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो एन कैप है वो किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में। हम ऐसा भी कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि आपको पता है इधर एंटी क्लॉकवाइज होता है, इधर क्लॉकवाइज होता है। तो हमारे पास बहुत सारे मेथड हो सकते हैं एन को इंडिकेट करने के लिए। यदि ये स्पेसिफिकली गिवन है एक्स एक्सिस तो बहुत आसान है, आई जे के टर्म्स में कुछ ना कुछ आप बता दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो ये हमारे पास में तरीका हो सकता है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस तरीका है वो ये है डॉट या क्रॉस दिखाना, ठीक है। तो डॉट या क्रॉस आप सिंपली लिख के भी आ सकते हो, जो स्टैंडर्ड बन जाता है धीरे धीरे, ठीक है। और डॉट का मतलब आउट, इसको आप ऐसे मान सकते हो, यदि ट्रेन इधर से आ रही होती, एक ट्रेन इधर से आ रही होती तो आप सामने से आपको दिखता, तो पहले के ट्रेन में यहाँ पे गोल ऐसे आगे का फ्रंट होता था, तो दिखता था कि आने का मतलब ये है।
और कभी भी ट्रेन के डब्बा को आप जाते देखोगे, ठीक है, तो सबसे पीछे में ऐसे क्रॉस बना रहता है यदि इधर जा रही है तो, ठीक है, तो अंदर जा रही है तो क्रॉस और ये तो डॉट, ऐसे सेंस में आप याद कर सकते हो क्योंकि याद करने का भी एक अपना तरीका होता है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया है कि हम डायरेक्शन कैसे कैसे देंगे और यही डिफ़िकल्ट पार्ट था जिसे आपको सॉल्व करना था, ठीक है। तो अब मैं कुछ एग्जांपल और भी दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ यदि आपका क्लियर हो गया ना तो आपके वेक्टर प्रोडक्ट में कुछ भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। उसके मीनिंग्स और ये वो निकालना, कैलकुलेशन इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब सपोज़ करो कि मैं जो आपको यहाँ पे दिया था, जो अभी पिछला एग्जाम्पल दिया था A क्रॉस B का, अब A और B सेम मैग्नीट्यूड जो हम जैसा मान रहे हैं कि इसका 10 मैग्नीट्यूड है और इसका 20 मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे मॉड नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ पे B जो है इतना है और A जो इतना है ये मैग्नीट्यूड को दे दिया और यहाँ पे एंगल जो है 30 डिग्री ऐसी दे दिया। सॉरी। अब यहाँ पे यदि मैंने आपसे B क्रॉस A पूछ दिया होता तो आप हर सेंस में इसका आंसर मुझे बताओगे, ठीक है। B क्रॉस A पूछ दिया होता तो B का मैग्नीट्यूड 20, A का मैग्नीट्यूड 10 और अभी भी आपको n कैप के बारे में बताना है, ठीक है। सॉरी, और साइन ऑफ 30 हमने छोड़ दिया, तो साइन ऑफ 30, तो साइन ऑफ 30 1/2 हो जाता है, तो ये 100 हो जाएगा। 100 n कैप को बताने का हमारे पास कई सारा तरीका, जैसे अब सोचो B क्रॉस A कर रहे हो तो आपके पेज में ये B है, ये A है और आपको B से A की तरफ मूव करना है, तो आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे रखोगे तभी ना B क्रॉस A ऐसे बन सकता है। तो यहाँ से यहाँ अब आप आओगे राइट हैंड रूल से, तो B क्रॉस A आपके इनसाइड में स्क्रीन के अंदर जाता हुआ नजर आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 100 और यहाँ पे क्रॉस करके ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया। या हम इसको लिख सकते हैं 100 इनवर्ड, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं 100 और क्या है, यदि हम B से A की तरफ चले, B से A की तरफ, क्योंकि B क्रॉस A पूछा है तो दिस इज नथिंग बट क्लॉकवाइज, ऐसे लिख सकते हैं। या यदि एक्सिस स्पेसिफाई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि एक्सिस स्पेसिफाई है कि इसको मैं x कह रहा हूँ और इसको मैं y कह रहा हूँ और इसको मैं z कह रहा हूँ, इसको मैं z कह रहा हूँ, तो इधर से इधर आएंगे तो माइनस z की तरफ में आ जाएगा, है ना। तो माइनस z मतलब 100 और माइनस के ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर। तो आपको ये डायरेक्शनल सेंस यदि क्लियर है तो आपको आगे इसमें कहीं पे भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल मैं और दे देता हूँ, आप उसको थोड़ा सा आप उसको बनाए रखना, ठीक है। जैसे सपोज करो कि मैं A वेक्टर यहाँ पे है और B वेक्टर यहाँ पे है, ठीक है। A वेक्टर यहाँ पे है और B वेक्टर यहाँ पे है। A वेक्टर यहाँ पे है और B वेक्टर इसी पे लिख देता हूँ। A वेक्टर यहाँ पे है और B वेक्टर इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो अब बताओ, जैसे और सभी में A क्रॉस B बताना है, A क्रॉस B इसमें क्या होगा ये बताना है। और दूसरा इसमें एक चीज़ और बताना है कि सभी में कंसीडर कर लेना है कि ये जितने भी एग्जाम्पल है उसमें A का वैल्यू 10 और B का वैल्यू 20 है, ऐसे मान लेना है। तो चलो यहाँ पे A क्रॉस B क्या होगा। अब सबसे पहले A क्रॉस B करोगे तो आपको A से B की तरफ में मिनिमम एंगल के थ्रू राइट हैंड से आपको टर्न करना है। तो इधर से इधर टर्न करो या स्क्रू लो तो क्या आएगा, आउटवर्ड में आएगा। तो ये और ये एंगल हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो एंगल मैं दे देता हूँ 120 डिग्री, ठीक, यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 20 इंटू साइन ऑफ 120, ठीक है। और एन कैप यहाँ पे क्या होगा, बाहर की तरफ में, बाहर की तरफ को हम क्या कहते हैं, डॉट। तो ये हो जाएगा 200 और साइन 120 को कितना ले सकते हैं, √3/2। ये पहले सिखा दिया गया है, ठीक है। साइन 120 √3/2 और एन कैप जो हो गया ये बाहर की तरफ हो गया तो डॉट हो गया। इसमें उसी तरह से मानो कि ये 120 डिग्री है ऐसे और A क्रॉस B पूछा गया है, तो यहाँ पे A क्रॉस B मतलब A से B की तरफ में ऐसे जाना है, ठीक है। मिनिमम एंगल ये है, ये नहीं है। तो यहाँ से A क्रॉस B करेंगे तो सबसे पहले A क्रॉस B में जो मैग्नीट्यूड वाइज हम लिखेंगे तो वही 10 इंटू 20 इंटू साइन ऑफ 120, ठीक है। और एन कैप यदि हमें लिखना रहा तो यहाँ पे 200 साइन 120 जो होगा वो √3/2 हो जाएगा, ठीक है। और
√3/2। और एन कैप जो यहाँ पे होगा ए क्रॉस बी करोगे तो ये पेज के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे क्रॉस, ठीक है। यहाँ पे यदि ए क्रॉस बी लिखा गया तो क्या होगा, ए क्रॉस बी लिखा गया, ए का मैग्नीट्यूड 10, बी का मैग्नीट्यूड 20, एंगल बिटवीन देम साइन 0 क्योंकि दोनों पैरेलल है, और यहाँ पे एन कैप ऐसे लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0 तो 0 वेक्टर लिख देंगे कि 0 वेक्टर इसका ए क्रॉस बी हो जाएगा। अब इसमें डायरेक्शन वगैरह का हम नहीं देंगे, अनस्पेसिफाइड रहेगा। यहाँ पे दोनों का एंगल के बीच में एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री। ए से बी की तरफ जाओ तो बाहर की तरफ आएगा, तो ए क्रॉस बी यदि हम बनाए तो बाहर की तरफ आएगा, इसमें अंदर नहीं आएगा क्योंकि हमें इस डायरेक्शन में ही मूव करना है ए क्रॉस बी में, ठीक है। तो ए है 10, ये है 20 और ये है साइन 180, और इसमें एन कैप साइन 180 क्या होता है, फिर से 0 होता है, तो पूरा चीज़ 0 वेक्टर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो इस तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट बना सकते हैं। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट में हम डायरेक्शन और ये सेंस कैसे देते हैं और क्या होता है, ठीक है। अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ पे चलेंगे, ठीक है, कि यहाँ के क्रॉस प्रोडक्ट का क्या क्या प्रॉपर्टी हो जाता है, जो नेक्स्ट पोर्शन है। फिर मैं आपको कंपोनेंट के फॉर्मेट में यदि ए और बी रहे तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो अब हम अभी चलते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ पे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो इसके प्रॉपर्टीज़ जो है वो पढ़ेंगे एक एक उससे, और ये प्रॉपर्टीज़ को हम देखते हैं, ठीक है, कि क्या क्या है। सबसे पहला है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर, इज ऑलवेज अ वेक्टर। यदि हम ए क्रॉस बी निकालें तो ए क्रॉस बी के बाद में जो भी वेक्टर आएगा, ये जो भी रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा प्लेन कंटेनिंग दीज टू वेक्टर। जब ए और बी दोनों पे वो है तो इसका मतलब ए और बी जहाँ पर भी होगा ए और बी के परपेंडिकुलर में होगा। तो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन में सब चीज़ रखा गया है, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगा और वो फुलफिल करेगा किसको, क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे करके, ठीक है। ऑर्थोगोनल टू बोथ वेक्टर ए एंड बी, मतलब दोनों ए और बी के ऑर्थोगोनल होगा। दो वेक्टर ए एंड बी मे और मे नॉट बी ऑर्थोगोनल, जैसा कि ए और बी जरूरी नहीं कि ऑर्थोगोनल हो, मतलब थीटा 90 हो, ये थीटा अदर देन 90 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ए इसके जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। पहला चीज़ क्लियर है। दूसरा, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ये हम देख चुके हैं कि ए क्रॉस बी जो होगा वो हम एक बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते हैं, इनफैक्ट हम इसको माइनस बी क्रॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। बट यदि हमने मैग्नीट्यूड की बात करा कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना है, यदि हमने मैग्नीट्यूड की बात करा तो हम उसमें डायरेक्शनल सेंस की ज़रूरत नहीं है, तो वो तो सिंपल ए इंटू बी इंटू साइन थीटा होगा। तो मैग्नीट्यूड इतना होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैग्नीट्यूड इतना होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इन केस ऑफ वेक्टर ए और तो मैग्नीट्यूड जो होगा इक्वल बट डायरेक्शन आर अपोजिट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों चीज़ ये बता रहा है कि ए क्रॉस बी का और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा, ओके। थर्ड पार्ट पे, द वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव व्हेन द ऑर्डर ऑफ द वेक्टर इज स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड। कहने का मतलब क्या हुआ, देखो कि ए क्रॉस बी प्लस सी लिखोगे तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इतना लिख सकते हैं। इसमें यदि आपने ऑर्डर चेंज कर दिया, काइंड आप कह रहे कि ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, चलो बी क्रॉस ए लिख देते हैं प्लस सी क्रॉस ए लिख देते हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। ए पहले था, बी बाद में आया, दोनों का मल्टीप्लाई ए क्रॉस बी लिखेंगे, ए प्लस ए क्रॉस सी लिखेंगे। ऐसे करते हैं आप, जैसे 5 इंटू 3 प्लस 2 लिखना है तो लिखने का तरीका क्या हो सकता है, 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 2, आंसर इज सेम, 15 प्लस 10 मतलब 25। और यहाँ पर भी अब 5 इंटू 5 करते तो 25 आता, तो आंसर इज सेम। यहाँ पर भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो रहा है, लेकिन इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। 3 5 लिखो, 3 इंटू 5 लिखो, 5 इंटू 3 लिखो, एक रहेगा, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए स्ट्रिक्टली ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। नेक्स्ट में, एज बाई डिफिनीशन द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए बी साइन थीटा इतना होता है, ये डिफिनीशन है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड की हम बात करें तो ए बी साइन थीटा हो जाता है। तो यदि मुझे थीटा निकालना है तो ए बी से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ ए बी से डिवाइड कर देंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, और वहाँ से साइन इनवर्स ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए बी कर देंगे, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा,
आंसर आ जाएगा थीटा का। एंगल बिटवीन वेक्टर, याद होगा कि मैंने दो वेक्टर के बीच में एंगल के लिए आपको दो जगह सोचना है। यदि यही चीज़ ए डॉट बी होता, यदि यही चीज़ ए डॉट बी होता तो ये ए बी कॉस थीटा होता, और यहाँ पे तो वेक्टर भी नहीं है तो यहाँ पे कॉस थीटा जो हो जाता वो क्या हो जाता, ए डॉट बी अपॉन ए बी, और थीटा यदि निकाला रहता तो कॉस इनवर्स ऑफ क्या करते, ए डॉट बी अपॉन ए बी, मतलब उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते तो थीटा आ जाता। तो आपके पास दो रास्ते हैं, यदि एकाएक कोई चीज़ आए तो दो रास्ते हैं आपके पास में थीटा निकालने का, या तो क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड को यूज करते हुए, और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हो। ये दो तरीका आपके पास में है क्या चीज़ करने के लिए, एंगल बिटवीन वेक्टर निकालने के लिए। ठीक है, अब हमारे पास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो क्या है उसको देखिए। नेक्स्ट में आपसे ये कहा गया कि यदि सपोज करो कि ए और बी क्रॉस प्रोडक्ट का सबसे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो कब होगा। तो हमें पता है कि ए बी साइन थीटा है और ये ए और बी का मैग्नीट्यूड फिक्स है, तो साइन थीटा जब मैक्सिमम होगा तभी साइन थीटा का सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है। 1 कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, सॉरी, तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री के समय में, इसका मतलब साइन थीटा मैक्स 1, थीटा 90 पे होगा, तो उस समय ए बी उसका सबसे मैक्सिमम वैल्यू आएगा। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल बी मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा इज 1, मतलब थीटा 90, मतलब ए एंड बी बोथ आर ऑर्थोगोनल। तो वेक्टर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम इफ द वेक्टर आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो ये एक सेंस हमारे पास में आ गया। अब यदि सपोज करो कि हमने इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़े, ये सब सारे एक क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है। यदि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल बी मिनिमम, कब, जब साइन थीटा मिनिमम होगा, मिनिमम वैल्यू उसका जीरो होता है। जीरो कब होता है, जब 0 डिग्री और 180 डिग्री। आपको पता है कि थीटा का वैल्यू आप 180 से एक्सटेंड नहीं कर सकते, ये 0 के बराबर हो सकता है या 180 डिग्री तक हो सकता है, इसके बियॉन्ड में थीटा नहीं जा सकता, क्योंकि ए और बी के बीच में आपको क्या देखना है, मिनिमम एंगल देखना है। सपोज करो कि ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, और हमने बी को इधर कर दिया तो ये मैक्सिमम एंगल बन जाएगा। अब हम ये कंसिडर करेंगे जो 180 से छोटा रहेगा, तो थीटा हमेशा 180 के बाद में ही रहेगा। तो 0 और 180 पे समय में सबसे मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी सबसे मिनिमम आ गया, उस समय 0 इसका हो गया। अक्सर हम इसको 0 वेक्टर लिख देते हैं। क्लियर, ए क्रॉस बी यदि मिनिमम हमसे पूछा तो इसका मतलब इफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर वैनिसेस द वेक्टर आर कोलिनियर। कहने का मतलब यदि ए और बी नॉन जीरो मैग्नीट्यूड का है और यदि उसका वेक्टर वैनिश कर जाता है, 0 हो जाता है, मतलब वो क्या है, कोलिनियर है, एक ही लाइन में है। एक ही लाइन में दो वेक्टर होगा तभी ना एंगल 0 या 180 डिग्री होगा, एक ही लाइन में रहेगा तभी। तो ये एक इसका कंडीशन भी आ जाएगा कि दो वेक्टर कोलिनियर कब होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास में ये है द सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर बाय इटसेल्फ वैनिशेस। मतलब आप सोचो ए क्रॉस ए करने जा रहे हो, ए क्रॉस ए करने जा रहे हो, तो ए का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड ए, साइन ऑफ एंगल बिटवीन 0 और एन कैप, तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया, तो एक 0 वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो वो हमारा 0 वेक्टर हो जाएगा। तो किसी भी वेक्टर का उसके उसी से यदि आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दिया, वैनिश 0, तो उस केस में हम यूनिट वेक्टर, जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है, यदि कोई भी दो यूनिट वेक्टर को क्रॉस करेंगे तो 0 वेक्टर आ जाएगा। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है वो आई, जे और के है, तो आई क्रॉस आई करे, जे क्रॉस जे करे, के क्रॉस के करे, तो वो 0 आ जाएगा। बट हमें ध्यान देना है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि यदि आई क्रॉस जे कर दे, तो राइट हैंड रूल से के की डायरेक्शन में एक 1 आएगा। देखो आई क्रॉस जे यदि करते हैं तो 1 इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90, और इसके राइट हैंड रूल से यदि हम देखेंगे तो हमारे फेस की तरफ या पेज से बाहर निकलते नजर आएगा, जो कि कुछ और नहीं के है। तो साइन 90 1 होता है, तो 1 इंटू के ही हो जाएगा, तो एक के वेक्टर हो गया। ठीक है, उसी तरह से यदि जे क्रॉस के करे तो जे से के की तरफ आएंगे तो आई की तरफ डायरेक्शन हमारा मिलेगा। ठीक है, तो आई हो जाएगा यूनिट मैग्नीट्यूड, और के क्रॉस आई करेंगे तो जे मिल जाएगा। तो ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है, तो ये हमारे ध्यान में रहे तो अच्छी बात है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आई के बाद जे के बाद के, ऐसा रहे तो आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, ऐसे के क्रॉस आई जे। और यदि ये उल्टा हो गया
यदि ये उल्टा हो गया, जैसे जे क्रॉस आई कर दिया, तो आपको दिख ही रहा होगा कि हमें पता है कि एक दूसरे का अपोजिट होता है। अभी अभी हमने पहले दूसरे प्रॉपर्टी में देखा था ये चीज़, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू डी क्रॉस ए, जस्ट माइनस। तो जे क्रॉस आई यदि हम करते हैं तो माइनस के हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा माइनस आई हो जाएगा, इसका उल्टा माइनस जे हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ए क्रॉस बी यदि हमारे पास कंपोनेंट में रहे तो कैसे निकालेंगे। तो इसको मैं अलग से डिस्कस करता हूँ आपको कि यदि कंपोनेंट में निकाले ए क्रॉस बी तो क्या होगा, कितना होगा। उसके बाद हम इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग और इसके फिजिकल मीनिंग पे चलेंगे, जहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर ख़त्म होगा। ठीक, तो चलो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पोर्शन पे कि यदि हमारे पास में जो भी प्रॉपर्टी नंबर होगा वो यहाँ पे आप दे सकते हो कि यदि हमारे पास में ए क्रॉस बी निकालना रहे और ए और बी दोनों के दोनों कंपोनेंट के फॉर्मेट में रहे, मतलब जैसे कि ए यदि सपोज करो कि दे दिया यहाँ पे इन जनरल ए एक्स आई, ये मैं पहले वेक्टर के पहले चैप्टर में बता चुका हूँ, ए वाई जे प्लस ए जेड के, और बी उसी तरह से दे दिया आपको b का x कंपोनेंट में जो है i और बी वाई जे और प्लस बी जेड के, यदि ये आपको दे दिया और आपसे पूछा कि a क्रॉस b क्या होगा, a क्रॉस b क्या होगा, मतलब यहाँ पे आपको ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है आपको किसके साथ में, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, इससे यदि क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना है तो यहाँ पे एक ए का ए वाले पोर्शन का बी से यदि क्रॉस प्रोडक्ट करना है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे बी से क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो यहाँ पे एक डिफ़िकल्ट पार्ट हो गया। चलो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, तो आप इसको पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस करके इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे करके एक लंबा सा पूरा चीज़ बनेगा। उसको सिंप्लीफाई करके एक ट्रिक मिलाया गया। आपको सीक्वेंस पता चल रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए एक्स इंटू जीरो हो जाएगा क्योंकि आई क्रॉस आई उसमें आ जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई क्रॉस जे के हो जाएगा, तो ए एक्स इंटू बी वाई के। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए एक्स इंटू बी जेड, और आई क्रॉस के कितना हो जाएगा, आई क्रॉस के। जस्ट आप उसके लिए यहाँ पे बना लो, जैसे ये एक्सिस बना के रखते हो तो ठीक रहता है। यदि ये आई है, ये जे है और ये के है, तो आई क्रॉस के करेंगे तो इधर से इधर हमें जाना है, तो किधर बन जाएगा, नेगेटिव ऑफ इतना, क्योंकि के से आई यदि जाता तो जे बनता, तो ये नेगेटिव ऑफ माइनस जे बन जाएगा, तो यहाँ माइनस जे बन जाएगा। तो एक तरह से उसको ऐड करो। फिर अब दूसरे केस में यहाँ पे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो। फिर तीसरे केस में हम इसको लेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई के, इसको इससे मल्टीप्लाई के, इसको इससे मल्टीप्लाई के, तीनों को सम के। यहाँ पे उन सब चीज़ों को एक सिंप्लीफाई वर्जन, और हम उसे डिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं, उसके फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, ध्यान देना कैसे लिख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आई जे और के लिख देंगे। उसके बाद जो पहला पोर्शन है ए क्रॉस बी में, जो पहला पोर्शन है उसके सिर्फ कंपोनेंट को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और फिर जो दूसरा है, जो बी दूसरा है, उसके कंपोनेंट को लिख दिया, बी एक्स बी वाई और बी जेड, और इसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया। ये आप सीखोगे आगे की क्लास में, खैर कोई बात नहीं। और यहाँ से आंसर लिखने का क्या तरीका होगा, उस चीज़ को ध्यान से देखना। यहाँ से आंसर लिखने का क्या तरीका होगा, जब आप आई कंसीडर कर रहे हो तो उस समय ये वाला पार्ट इसके सामने और ये वाला पार्ट कंसीडर नहीं करना है, हमारे पास में सिर्फ ये रहेगा, और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इतना इंटू इतना माइनस इतना इंटू इतना कर देंगे। तो ये पहले करेंगे, ये वाला पोर्शन हम पहले करेंगे और ये दूसरे बार में मल्टीप्लाई करके कर देंगे। तो यहाँ पे आई के समय में जो इसका मैग्नीट्यूड आने वाला है वो आने वाला है ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ये आई का हो गया। फिर उसके बाद में हम जो सेकेंड टर्म यहाँ पे लिखेंगे वो माइनस ऑफ जे से लिखेंगे। अब जब जे ले लेंगे तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, तो सिर्फ ये और ये बचेगा। तो इसको हम लिखेंगे तो क्या होगा, ए एक्स इंटू बी जेड, ए एक्स इंटू बी जेड माइनस बी एक्स इंटू ए जेड।
बी एक्स इंटू ए जेड, ये हो जाएगा। फिर लेंगे प्लस, देखो ये उसमें आ रहा है, पहले में प्लस था, फिर माइनस था, फिर प्लस था, फिर लेंगे के, और के में लिखेंगे तो क्या होगा, इसके सामने का ये खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा, और ये वाले पोर्शन को देखोगे तो ये हो जाएगा ए एक्स बी वाई, ये माइनस बी एक्स ए वाई, बी एक्स ए वाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे तो कंपोनेंट फॉर्मेट में क्रॉस प्रोडक्ट निकल जाएगा। एक एग्जांपल लेके हम इसमें चलते हैं तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। ए को यदि सपोज करो कि ए वेक्टर को हमने लिख दिया 2y प्लस 3j प्लस 4k, और बी वेक्टर को लिख दिया सपोज करो 4i प्लस 10j प्लस 20k, ठीक है, ये 10j प्लस 20k, और हमें निकालना है a क्रॉस b, हमें निकालना है a क्रॉस b, ना कि b क्रॉस a। b क्रॉस a निकाला रहता तो थोड़ा बदल जाएगा, तो यहाँ पे i लिखेंगे, j लिखेंगे, k लिखेंगे। अब सबसे पहले a का जो पार्ट था वो लिखेंगे यहाँ पे 2 3 4, और फिर लिखेंगे b का, तो ये हो जाएगा 4 10 और 20। इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हम सबसे पहले यदि सपोज करो कि इसको कंसीडर करने वाले हैं तो ये पोर्शन हमारे हाथ में आ जाएगा, तो इसमें 2 इंटू 10 ऐसा लिखेंगे, 2 इंटू 10 माइनस 4 इंटू 3, ये किस में आ गया, आई में। फिर माइनस लिखेंगे, जब हम जे को कंसीडर करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ ये और ये आ जाएगा, तो यहाँ पे इसको कंसीडर करेंगे तो 2 इंटू 20 माइनस 4 इंटू 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा जे में। फिर हम कंसीडर करेंगे तो प्लस लिखना पड़ेगा, तो प्लस, और यदि ये लेंगे तो ये के यदि लिख देते हैं, ओ मिस्टेक्स, आई लिखते हैं तो ये वाला पोर्शन आना चाहिए था यहाँ पे 3 इंटू 20 और 10 इंटू 4, ठीक है, 10 इंटू, ये हो जाएगा 10 इंटू 4, मैंने मिस्टेक से ऐसे लिख दिया था। हाँ, जब जे के कंसिडर करेंगे तो ये ख़त्म हो गया, जो ये रेड वाला जो बॉक्स है, ये जो रेड वाला बॉक्स है ये कंसिडर होगा और ये कंसिडर होगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 माइनस 4 इंटू 3, ये हो जाएगा के में। तो आंसर इज़ व्हाट, ये हो जाएगा 60 माइनस 40i माइनस 40 माइनस 16j और प्लस 20 माइनस 12k, इसलिए ये हो जाएगा 20i, और 40 माइनस 16 यदि हम करते हैं तो 30 में से 6 और घटा दो तो 24 है ना, माइनस 24j प्लस इसमें 12 का तो 8k, दिस इज द आंसर। तो ये प्रोसीजर आपके पास में ये हो सकता है, ठीक है। अब हम इसके एक नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का, और वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है। इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है उस पे हम देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट का एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो सकता है, ठीक है, और उस मीनिंग के अनुसार से और फिर इसका हम एक प्रैक्टिकल मीनिंग देखेंगे। तो चलो, सपोज करो कि हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, ठीक है, और एक वेक्टर बी है, और दोनों के बीच में एंगल जो है, एक वेक्टर बी है, दोनों के बीच में एंगल जो है वो थीटा है, ठीक। और मुझे सेंस बताना है यहाँ पे कि ए क्रॉस बी का सेंस क्या हो सकता है ज्योमेट्रिकली, ठीक है, और हम कैसे निकाल सकते हैं। तो एक बार देखते हैं इसके डेफिनेशन को। ये होता है ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, और इसमें एक एन कैप भी होता है। तो अभी मैं उसको हटाने के लिए जस्ट इसके मैग्नीट्यूड पे बात कर रहा हूँ, तो ए बी साइन थीटा होगा, ठीक है, उसके मीनिंग निकालने पे हम आ रहे हैं। अब यदि मुझे बताओ कि यहाँ से मैं बी साइन थीटा को एक इकट्ठे ऐसे ले लिया, तो बी साइन थीटा यदि मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, यदि मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो दिस हाइट इज़ नथिंग बट बी साइन थीटा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बी है। अब ए, और ए कहाँ है यहाँ पे, ए पूरा के पूरा पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक के वैल्यू को ए कह रहे हैं, तो ए इंटू बी साइन थीटा करते तो आप कहते हैं कि एक ट्रायंगल यहाँ पे यदि मैं बना देता, एक ट्रायंगल यहाँ पे यदि बना देता तो इस ट्रायंगल का एरिया हो जाता ए बी साइन थीटा। लेकिन हाफ नहीं है, मतलब देखो बेस इंटू हाइट इंटू हाफ रहता,
तो इसका मतलब मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट यदि करूँ तो 1/2 एक और पूरे को एक साथ कंसीडर करता हूँ और 2 से बाहर मल्टीप्लाई करता हूँ तो स्टिल ये ए बी साइन थीटा है। तो ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। मतलब यदि मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करूँ, इस ट्रायंगल को कंसीडर करूँ यहाँ से ऐसे करके, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो एरिया हमारे पास में क्या आ गया, ये आ गया, ये वाला पोर्शन, उसका 2 गुना। तो एरिया इसको मैं मान लेता हूँ कि ओ ए बी। तो हम इसको कह सकते हैं कि अभी जो आया है वो आया है 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अब 2 टाइम्स है तो उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। आप सोचो ए के पैरेलल में यदि यहाँ पे मैंने एक वेक्टर बना दिया और बी के पैरेलल में हमने यहाँ पे वेक्टर यदि बना दिया ऐसे करके, तो ये पूरा पैरेललोग्राम बन गया। और आपको नहीं लगता कि जितना ट्रायंगल का एरिया ये होगा उतना ही इसमें, उतना ही जो होगा वो ये भी होगा, ये जो यहाँ पे एरिया है, ठीक। तो अब हमारे पास में एक लॉजिक आ गया। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना का 2 गुना करेंगे तो दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा, है ना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पे आ जाएगा इस पूरे पार्ट का। तो एक तरह से ए क्रॉस बी जो है वो ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए और बी से बनने वाला पैरेललोग्राम का एरिया, और हाफ ऑफ या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे बनने वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको पता चल गया। कहने का मतलब यदि कोई कहता है कि ए वेक्टर यहाँ पे, ए वेक्टर जो है ये यदि 10 है, बी वेक्टर जो है वो 5 है, लेट से बी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड जो है 5 है और यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री, और इससे बनने वाला जो पैरेललोग्राम है उसका कोई एरिया पूछ देता है कि इसका पूरा एरिया कितना होगा, कोई पूछ देता है कि इसका एरिया कितना होगा, तो ज्योमेट्रिकली आपको पता है कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर हो जाएगा। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके बराबर हो जाएगा। ए है 10, बी है 5, एंगल बिटवीन देम कितना है, साइन 30 डिग्री, इसका मॉड तो एन कैप की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल यही आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 50 इंटू 1/2 मतलब 25, जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर, ठीक है। यदि ये मीटर में होता और यदि ये भी मीटर में होता तो इतना मीटर स्क्वायर हो जाता। ये एग्जाम्पल आपको क्लियर है, ठीक है। एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम निकाल लिए। सपोज करो कि अब मुझे इसमें इसका एक प्रैक्टिकल मीनिंग निकालना रहता इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इसका एक प्रैक्टिकल मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल मीनिंग अब होता क्या है, प्रैक्टिकल मीनिंग डिपेंड करेगा कि 2 वेक्टर क्या है। जैसे ए क्रॉस बी का यदि हमें मीनिंग चाहिए तो इसका मीनिंग उस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे ए और बी क्या है, ए और बी का नेचर क्या है। ये एक वेक्टर आएगा, ये हमें पता है, बट इस वेक्टर का सेंस या फिजिकल मीनिंग, प्रैक्टिकल मीनिंग तब डिटरमाइन होगा जब ए और बी का मीनिंग हमें पहले से पता हो। तो एक एग्जाम्पल के लिए ऐसा होता है कि हम टॉर्क डिफाइन करते हैं, ठीक है। टॉर्क को अक्सर टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसे आर क्रॉस एफ कह दिया जाता है, आर क्रॉस एफ कह दिया जाता है। इसका मीनिंग समझना ये आपको आने वाले चैप्टर में बहुत हेल्प करेगा। सपोज करो कि एक हमारे पास में एक ऐसा कोई बॉडी था, ठीक है, और यहाँ पे ये हिंज्ड है, मतलब इसके अबाउट में ये रोटेट कर सकता है। और यदि आपने इसे यहाँ पे फोर्स लगाया, यदि आपने इसे यहाँ पे फोर्स लगाया F, तो क्या होगा, आपको दिख रहा होगा कि इसकी वजह से ये टर्न लेना शुरू कर देगा, ऐसा टर्निंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो टर्न ले रहा है उसका हम कहेंगे कि वो टर्न जो ले रहा है किस वजह से ले रहा है, तो हम कहेंगे टॉर्क की वजह से ले रहा है। जैसे कोई चीज़ मूव किस वजह से करता है, फोर्स की वजह से। यदि फोर्स हम लगाते हैं तो मूवमेंट शुरू हो जाता है, लीनियर मूवमेंट। तो रोटेट क्यों करता है, यदि हम कहें उसके पीछे का कॉज ढूंढने की कोशिश करें तो वो टॉर्क होता है, जिसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम मैकेनिक्स का ही आने वाले चैप्टर्स में, जिसे रोटेशन कहते हैं। जब जो अक्सर ये मार्केट में है कि बहुत टफ होता है,
लेकिन मैं उसका एग्जांपल यहीं से शुरू कर दूंगा, आपके लिए वो आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम फिजिक्स के लिए हम ये टूल्स पढ़ रहे हैं, और फिजिक्स के लिए टूल पढ़ रहे हैं तो हमें एक एक चीज़ को देखना है कि अच्छा ठीक है कि ये जो फिजिक्स का टूल है ये कैसे आगे आने वाले फिजिक्स में बहुत अच्छे से अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि R क्रॉस F निकालोगे तो हो जाएगा। तो मैंने यदि सपोज करो कि आपसे बात करा, आपको कह दिया कि यहाँ से और R इसमें क्या है, तो जिस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, किसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, किसका फोर्स का, ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ जो फोर्स है और जहाँ हिंज्ड पॉइंट है वहाँ से जो इसका पोजीशन है उसको R कहते हैं। लेट्स से इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 10 और ये जो फोर्स है वो ऐसे लगा रहे हैं और ये है, सपोज करो कि ये भी 10 न्यूटन है। तो यहाँ पे टॉर्क जो यदि निकालने के लिए कहा तो R इंटू एफ इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब सोचो ये वेक्टर और ये वेक्टर के बीच में साइन कितना है, तो कितना एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री। और इसका डायरेक्शन यदि आप देखने की कोशिश करोगे तो देखो ये R वेक्टर यहाँ पे ऐसे आया और F वेक्टर यहाँ पे ऐसे आया, तो ऑब्वियसली R क्रॉस F जो होगा वो पेज के आउटवर्ड में होगा, R क्रॉस F। तो ये आउटवर्ड हम ऐसे कर सकते हैं, R हमें मालूम है 10, F हमें मालूम है 10, ये हो जाएगा 1, आउटवर्ड टू द पेज ये हो जाएगा 100। ऑब्वियसली इसको हम न्यूटन मीटर लिखेंगे क्योंकि इसका न्यूटन होता है, इसका मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर में टॉर्क आ गया, ठीक है। सम टाइम इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। अभी जस्ट नॉमेनक्लेचर जानते हैं, इट इज़ नॉट नीडेड टू मेमोराइज, ठीक है। तो इसे हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, जो टॉर्क होता है, जो टॉर्क कहलाता है। तो एक हमने यहाँ पे देखो R पोजीशन वेक्टर और F का यदि हमने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला तो एक मीनिंग दे रहा है टॉर्क का। और टॉर्क क्या है, एक कॉज है। क्या चीज़ का कॉज है, किसी भी बॉडी को रोटेट कराने के लिए, ठीक है। जैसे किसी भी बॉडी को लीनियर मूवमेंट कराने के लिए फोर्स एक कॉज है, टॉर्क भी इसी तरह से एक कॉज है। एक और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसी में आप पढ़ोगे, उसे हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम को अक्सर L से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, जो होता है R क्रॉस P, जहाँ पे P जो होता है वो मास टाइम्स ऑफ वेलोसिटी होता है। तो R क्रॉस हम लिख सकते हैं mv, v here v इज वेलोसिटी, तो इसे एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। अब इसका फिजिक्स में अपना ही इंपॉर्टेंस है। जैसे मोमेंटम m इंटू वी होता है, उसका एक अपना इंपॉर्टेंस है। आपको याद होगा कि जैसे कोई भी मोटा आदमी और वो दौड़ते हुए आ रहा है, ठीक है, दौड़ते हुए आ रहा है, तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली मास इंटू वेलोसिटी यदि बहुत ज़्यादा हो, सिर्फ मास ज़्यादा होने से नहीं होगा, सिर्फ वेलोसिटी ज़्यादा होने से नहीं होगा, दोनों चीज़ का मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होना चाहिए, तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है, उसके मोमेंटम को चेंज करना मुश्किल हो जाता है। कहने का मतलब यदि बहुत हेवी मास है और हल्का सा भी स्पीड रहेगा तो m इंटू वी एक बहुत बड़ा क्वांटिटी हो जाएगा। m बहुत ज़्यादा बड़ा है, v छोटा भी रहेगा तो m इंटू वी बहुत बड़ा होगा, उसे रोकना मुश्किल। मतलब यदि ट्रक है और ट्रक हल्का सा स्लोली भी जा रहा है तो आप उसे रोक नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगा इस मोमेंटम को चेंज करने के लिए। यदि मास बहुत छोटा हो और यदि वेलोसिटी बड़ा हो तो भी नहीं रोक पाओगे आप उसे। जैसे बंदूक की गोली हो गई, यदि बंदूक से निकली हुई गोली को देखोगे तो ग्राम में होता है, लेकिन स्पीड इतना ज़्यादा है कि आपको उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो पार कर जाएगा, ठीक है। तो ओनली मास का इंपॉर्टेंस नहीं है, ओनली वेलोसिटी का इंपॉर्टेंस नहीं है, रोकने में, उस एफर्ट्स लगाने में, फोर्स लगाने में, या कह सकते हैं मोमेंटम चेंज में मास इंटू वेलोसिटी का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो मास इंटू वेलोसिटी, इसीलिए अक्सर फोर्स जो होता है वो डिफाइन होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। मतलब मोमेंटम चेंज आपको कितना जल्दी, कितना हाई रेट से करना है उसको हम फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से यदि कोई चीज़ रोटेट हो रहा है और उसे रोकना है तो हमें टॉर्क लगाना पड़ेगा, ठीक है। और वो टॉर्क जो होगा वो कितना होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए, उसके एंगुलर मोमेंटम पर डिपेंड करेगा। कोई चीज़ रोटेट हो रहा है और हेवी चीज़ रोटेट हो रहा है तो रोकना मुश्किल, हल्का चीज़ हाई स्पीड से रोटेट कर रहा है
तो रोकना मुश्किल। जैसे आपने लोहे के कटर को देखा होगा, कटर मशीन, उसमें एक व्हील लगा रहता है, कभी वो व्हील रुका रहेगा तो आप देखना जस्ट लगेगा कि कार्डबोर्ड से है। मैं इवन इस पेज को, ये जो पेज है, ये पेज है कितना पतला है, यदि मैं इसको एक इसका गोल सा चक्री बनाऊं और हाई स्पीड से, बहुत हाई स्पीड से यदि मैं इसको रोटेट कराऊं तो कट करना शुरू हो जाएगा, किसी चीज़ को कट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि कोई चीज़ रोटेट हो रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो आर क्रॉस एम बी होगा। उसके एंगुलर मोमेंटम को कहेंगे आर क्रॉस एम बी। जैसे यदि सपोज करो कि मैं कहता हूँ, और जहाँ पे आर क्या है, पोजीशन ऑफ एम बी, ठीक है। इस पे भी मैं एक एग्जांपल ये करता हूँ कि सपोज करो कि आर जो है वो लेट्स से कि ये 10 एंगल 0 पे है, मतलब पोजीशन वेक्टर ऐसा है, ठीक है। और एम बी वैक्टर जो है वो इधर डायरेक्शन में है, एम इंटू वी वैक्टर, जिसको एक साथ हम पी वैक्टर कहते हैं, और लेट्स से इसको भी 10 मान लेते हैं। तो ऑब्वियसली इसको हमें 10 एंगल 90 डिग्री लिखना पड़ेगा, जो वेक्टर सिखाया है उसके अनुसार से, ठीक है। तो जो पी वैक्टर है वो 10 एंगल 90 डिग्री है, तो एल वैक्टर कितना हो जाएगा, तो 10 इंटू 10 इंटू साइन ऑफ 90, और यहाँ पे आर क्रॉस एम भी जाना है जो कि आउटवर्ड में आ जाएगा, तो डॉट लिख देंगे। ऑब्वियसली ये चीज़ 100 और डॉट इतना, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये मीटर है, ये केजी है, और मीटर पर सेकेंड है, तो मीटर स्क्वायर केजी पर सेकेंड ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहीं पे एक क्वेश्चन बताता हूँ जो आईआईटी में आया हुआ है। जस्ट मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया है और आप देखो कि आप उसको कितने अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक एग्जांपल है यहाँ पे, और ये आईआईटी में पूछा हुआ है बहुत पहले का। तो यदि मैं सपोज करो कि एक एक्सिस बताता हूँ, और इस एक्सिस में एक कोई पार्टिकल है, ठीक है, एक कोई पार्टिकल है, और इस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, इधर डायरेक्शन में उसका क्या है, वेलोसिटी है, और उसका मास जो है m है, और ये है ऑरिजिन। और हमेशा ऑरिजिन से जो इसका डिस्टेंस ऐसा रहता है, जो वेक्टर ये रहता है, ये वेक्टर रहता है, उसी को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और ये चीज़ ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि t=0 पे आपको ये दिख रहा हो, थोड़ी देर बाद हर कुछ चेंज हो जाएगा, ये पोजीशन भी इसका चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ सकता है ये वाला पार्ट, ठीक है। और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो यहाँ पे v वेलोसिटी हम यहाँ पे बता रहे हैं, मास इतना है, तो मोमेंटम तो सेम रहा, m इंटू वी सेम रहा, लेकिन ये पोजीशन वेक्टर जो हो गया वो चेंज हो गया, ठीक है। तो यदि उसमें क्वेश्चन था कि चलो आप जो L डिफाइन करते हो वो होता है R क्रॉस P, और P इज नथिंग बट MB, तो R क्रॉस M टाइम्स ऑफ V, M टाइम्स ऑफ V। और इसमें ये कह रखा था कि जो V है वो कांस्टेंट है, V बदल नहीं रहा है, V जो है वो कांस्टेंट है, V जो है वो कांस्टेंट है। तो क्या टाइम के साथ L चेंज होगा? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टी, L विल, L जो है, L जो वेक्टर है विल, फर्स्ट में रिमेन सेम, सेकेंड में इंक्रीजेस, थर्ड में डिक्रीजेस, फोर्थ में इंफॉर्मेशन नॉट सफिशिएंट। ये क्वेश्चन था, एक आया हुआ बहुत पुराना क्वेश्चन है। यदि मैं आपसे ये पूछता हूँ तो आप कहोगे टाइम के साथ में जो इसका पोजीशन है वो चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, ये सेम है, तो आंसर इज चेंजिंग। मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में से एक होगा। अब आपको दिखेगा एम भी वही है, आर यहाँ पे बड़ा है, इंक्रीजिंग, ये आंसर आप टिक कर दोगे। बट ये कंप्लीटली गलत है। आईआईटी जब भी क्वेश्चन पूछता है वो आपके अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छे से चेक करता है। सिंपल सी बात बताओ, सपोज करो कि इनिशियल कंडीशन में हम t=0 पे r क्रॉस एम बी निकालने की कोशिश करते हैं, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा थीटा, ये है r और ये है एम बी,
तो यही हमें एंगल वेक्टर का एंगल है। तो ये जो वैल्यू होगा वो चीज़ कितना हो जाएगा, r इंटू एम बी इंटू साइन थीटा, और r क्रॉस एम बी हम देखेंगे तो यहाँ पे क्रॉस में आएगा, पेज के अंदर आएगा, r क्रॉस एम बी पेज के अंदर आएगा। अब यहाँ पे देखो r इंटू साइन थीटा को हम एक साथ रख लेते हैं, क्योंकि एम बी जो है, क्योंकि ये दोनों चेंज हो रहा है, r और जो थीटा है वो चेंज हो रहा है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे थीटा जो है वो थीटा डैश हो गया है। तो ये जो दोनों चीज़ यहाँ पे चेंजिंग था तो उसको हमने इकट्ठे रख दिया, एम बी कॉन्स्टेंट था तो इसको इकट्ठे रख दिया। तो मीनिंग निकालने की कोशिश किया तो एम बी इंटू आर साइन थीटा और क्रॉस में इसका डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम का। अब मुझे बताओ यहाँ पे आर साइन थीटा क्या होगा। सोचो आर यदि ये है तो आर साइन थीटा क्या होगा, यहाँ से जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे वो ना, मतलब ये वाला जो हाइट होगा इसे हम आर साइन थीटा कहेंगे। तो इसका मतलब ये हाइट इस समय। अब सोचो टाइम चेंज होने के बाद में ये वाला जो पोर्शन होगा इसे हम कहेंगे आर डैश साइन थीटा डैश। क्या ये हाइट और ये हाइट बराबर नहीं है? मतलब आर चेंज हुआ है, थीटा चेंज हुआ है, लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन टाइम के साथ कांस्टेंट है। मीन्स ये भी कांस्टेंट है, और यदि ये भी कांस्टेंट है तो आप सोचो यदि कांस्टेंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कांस्टेंट ही आएगा, और यदि ये कांस्टेंट आएगा तो रिमेन सेम इज द आंसर। तो फाइनल आंसर इज रिमेन सेम। आप पहले ये गलत सोच रहे थे, समझ में आया? रिमेन्स सेम। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अब क्या है, आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग। अब देखो मैंने मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ही नहीं पढ़ाया और ये चीज़ हमने आपको बता दिया। ये होता है ब्यूटी पढ़ाई लिखाई के प्रोसीजर का। आप किस तरह से चीज़ों को पढ़ते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वेक्टर ख़त्म हो गया आपका, और आई होप कि अब आप इस पोर्शन को सॉल्व करने लायक हो गए जो असाइनमेंट वेक्टर का है। मैं ये चीज़ हमेशा आपको बताता हूँ कि जो भी ये असाइनमेंट है ये ग्रुप में दिया जाएगा, ठीक है। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप उसे ज्वाइन करो और ये असाइनमेंट वहाँ पे रहेगा। वहीं पे आप इसका सॉल्यूशन दो और जो क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करो, मैं उसमें उस ग्रुप में डाल देता हूँ। तो ये पूरा जो वेक्टर अभी तक पढ़ाया है उन सब के बेसिस पे ये सारे क्वेश्चंस है, लगभग 74 क्वेश्चंस है और उसके आंसर्स भी आंसर की दिए हुए हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे तो वेक्टर पे पूरा के पूरा कमांड आपका बन जाएगा, ठीक है। और इस तरह से हम थर्ड चैप्टर पे बहुत अच्छे से जा सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, अब वही रिक्वेस्ट मैं बार बार करता हूँ कि जब भी ये अभी जैसे आपने यहाँ पे ये देखा जो वेक्टर का पूरे चैप्टर को देखा, तो आप नीचे कमेंट करें कि कैसा आपको लग रहा है। इसे लाइक भी करना है, इसे सब्सक्राइब तो करना ही है यदि आप नए यूजर्स हैं तो, और नहीं तो आपको इसे स्प्रेड करना है, ठीक है, ताकि मुझे इनकरेजमेंट मिलता रहे और मैं बहुत सारा और वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है। क्लियर? तो जैसे ये स्ट्रीम होगा आपको थ्रू आउट द लेक्चर इसको देखना है और डिस्कशन मोड में आइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो इसको डिस्कस करके सारे असाइनमेंट बना सकते हो। इंस्टीड ऑफ आस्किंग मी हर क्वेश्चंस का यदि आपने दोस्तों के साथ सॉल्व कर लिया, ये सुपर 30 का सीक्रेट था। वहाँ पे हर एक जो ग्रुप है वो आपस में ही डिस्कस करता है और पूरे असाइनमेंट का जो सबसे टफेस्ट पार्ट होता है वो जाके टीचर से पूछता है, ठीक है। तो वो चीज़ आप भी यदि पैटर्न फॉलो करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो आप दोस्तों के साथ ये लेक्चर स्प्रेड करें, ये असाइनमेंट स्प्रेड करें, ठीक है। आप स्क्रीन स्नैप भी ले सकते हो, इतना बड़ी बात नहीं है कि आप ग्रुप का वेट करें, ठीक है। तो ग्रुप में भी आ सकते हो, स्क्रीन स्नैप भी ले सकते हो, ठीक है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप उसमें असाइनमेंट हमें ग्रुप में डाल दें ताकि मैं जानूं कि अच्छा बहुत बढ़िया है, या तो आप आंसर भी बता सकते हो जो आपका कमेंट बॉक्स है, ठीक है। हो सकता है कि इसमें कुछ जो आंसर की है वो गलत है, तो डिस्कशन से वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मिनिमम केस है, लेकिन क्या पता क्वेश्चंस कलेक्शन में कहीं पे भी मिस्टेक हो जाए, ठीक है। तो आप एक एक करके बनाओगे। ओके, बाय, थैंक यू।